Assalamu alaikum. Today our topic we will discuss system and design, system analysis and design. Now in this lecture the objective of this lecture is list and describe the phases of the system development life cycle. कि इस जो ऑब्जेक्टिव है ड्यूरिंग आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम लोगों को जिस चीज़ों से हम फेमिलियर होंगे उसमें हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करनी है। हमने जस्ट डिस्कस करना है कि जो सिस्टम डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल उसकी क्या फेजेस हैं। एक सिस्टम को जब आप डेवलपमेंट की तरफ ले जाते हैं, एक सिस्टम को जब आप डेवलप करने जा रहे होते हैं तो उसके क्या क्या फेजेस आते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, उन तमाम स्टेप्स को इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। Now the content of this lecture is what is system analysis and design कि system analysis actual में है क्या चीज़ and design के system analysis and design actual में है क्या चीज़, system analyst क्या होता है and system development life cycle क्या चीज़ है, जो कि content ये 3 content इस topic में हम लोग cover up करेंगे। सबसे पहले बात आ जाती है कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन व्हाट इज़ इट एक्चुअल में, व्हाट इज़ द सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन इसको डिफाइन करें कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़। फर्स्टली वी विल डिफाइन द सिस्टम। सबसे पहले तो जब सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की बात आती है तो सबसे पहले हमें इस बात से हम लोगों को फेमिलियर होना चाहिए कि सिस्टम एक्चुअल में है क्या चीज़, द सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन एज वेल। देन फिर हम लोग सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम डिज़ाइन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो हम लोग आज डिफाइन करने जा रहे हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमें फेमिलियर होना चाहिए सिस्टम से। सिस्टम क्या चीज़ है? सेट ऑफ डिटेल्ड मेथड, प्रोसीजर एंड रूटीन एस्टेब्लिश्ड और फॉर्मुलेशन टू कैरी आउट स्पेसिफाई एक्टिविटी, परफॉर्म अ ड्यूटी और सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक ऐसा डिटेल्ड मेथड होता है या प्रोसीजर होता है या कुछ ऐसी रूटीन्स होती हैं जिनको आप लोग या तो एस्टेब्लिश करते हैं, डेवलप करते हैं, या उनको ऐसे फॉर्मुलेट करते हैं, ऐसे में आपने उनको फॉर्मुलेट किया होता है कि वो आपकी कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करी होती है, कोई एक स्पेसिफिक ड्यूटी को क्या करी होती है, परफॉर्म करी होती है, या आपका कोई प्रॉब्लम क्या करी होती है, सॉल्व करी होती है। जैसे अगर बात की जाए कैलकुलेटर की बात की जाए तो कैलकुलेटर एक आपका, आप यूँ कह सकते हैं कि एक डिज़ाइन है, एक सिस्टम है। वो सिस्टम जो है वो एक मेथड या एक डिटेल मेथड और प्रोसीजर के मुताबिक वो क्या किया गया है, फॉर्मुलेट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, और उसमें कुछ स्पेसिफाई एक्टिविटीज़ को कुछ स्पेसिफाई किया गया है। कौन सी एक्टिविटीज़? आपकी एडिशन से रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, मतलब मैथ से बहुत हद तक मैथ से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको थ्रू कैलकुलेटर हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो ये एक ऐसा मेथड या प्रोसीजर होता है जिसमें डिटेल्ड रूटीन्स या ऐसी कोई स्टेप ऑफ प्रोसीजर्स आप डिफाइन कर रहे थे, जो फॉर्मुलेट करते हैं आप। और क्या वो जो स्टेप ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं या जो डिटेल उसकी मेथड होता है वो सारा किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपका जो कैलकुलेटर है तो वो आपकी एज अ वॉशिंग मशीन भी काम करे, या एज अ वो कंप्यूटर का जो अदर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो भी परफॉर्म करे। जैसे एक आपका नॉर्मल कैलकुलेटर होता है, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, और साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में भी कुछ कैलकुलेटर्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो ये यहाँ पर एक्चुअल में बात ये की जा रही है कि सिस्टम एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा डिटेल प्रोसीजर होता है, एक ऐसा डिटेल मेथड होता है जो क्या कर रहा होता है कि कुछ आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होता है, या कोई ऐसी ड्यूटी होती है जिसको आप उसे परफॉर्म करने के लिए दे देते हैं, फॉर्मुलेट कर देते हैं कि इस जैसे रिपोर्ट, आपने बहुत एग्जांपल सुनी होगी, रिपोर्ट बनवाए होते। तो वो रिपोर्ट, अगर हमने एक रिपोर्ट डेवलप किया जिसमें हमने उसको ये कहा है कि तुमने इस रूम की लाइट्स ऑन एंड ऑफ करनी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि उसमें हम, जो हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम बार बार लाइट ऑन ऑफ नहीं कर सकते, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो हम फॉर्मुलेट करेंगे, जो प्रोसीजर होगा, जो मेथड होगा, उसको हम उस सिस्टम में फॉर्मुलेट करेंगे, तो वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी या एक वो ड्यूटी परफॉर्म करेगा, तो वो हमारा क्या है, सिस्टम है। अब आ जाती है सिस्टम एनालिसिस क्या चीज़ है। तो सिस्टम एनालिसिस दिस सेक्शन ऑफ अ सिस्टम इनटू इट्स कंपोनेंट पीसेस टू स्टडी हाउ दोज कंपोनेंट पीसेस इंटरेक्ट एंड वर्क। अब देखें कि इस सेक्शन में हम लोगों का क्या होता है कि जो सिस्टम एनालिसिस किया जाता है, तो अब देखें जैसे अगर मैं बहुत ही कॉमन और बहुत ही इजी एग्जांपल ले रही होती हूँ, जैसे कि कैलकुलेटर की ले ली, क्योंकि कैलकुलेटर एक ऐसी चीज़ है कि उससे हर बंदा जो होता है वो बहुत इजीली, उससे बहुत छोटे से में ही उसको उससे फेमिलेशन या फिर फेमिलियर होना शुरू हो जाता है 9th-10th में। आई थिंक तो 8, 9, 10 से वो कैलकुलेटर से फेमिलियर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसलिए कैलकुलेटर की एग्जांपल ले रही हूँ कि देखें सिस्टम एनालिसिस क्या होगा कि जो आप एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, आप पहले ये देखते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट है। जैसे अगर कैलकुलेटर की बात करें तो ऑब्वियसली कैलकुलेटर की बॉडी होगी, उसके फिगर्स होंगे,
जो एडिशन का फिगर लाइक नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, देन फिर आपके जो ऑपरेशंस हैं, जैसे आप कहने एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सेपरेशन है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो ये सारे ऑपरेशन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं, फिर उसकी बॉडी, उसका हार्डवेयर आ जाता है, उसके सेल्स आ जाते हैं, तो ये सारी चीजें उन्होंने कहा है कि उसको पीसेस होते हैं उसके, ठीक है। अब उन पीसेस को आपस में इंटरेक्ट कैसे करवाना है, वो जो एक चिप डिजाइन की जाएगी वो कैसे इंटरेक्ट की जाएगी, सबसे पहले हमने एक चीज जब डेवलप करनी है तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं, उसका सर्वे करते हैं। आया जो हम चीज डेवलप करने जा रहे हैं, जो हमारी प्रॉब्लम आई है, हमें पता प्रॉब्लम क्लिक की कि एडिशन हमारे पास, ऑब्वियसली जब कैलकुलेटर डिजाइन किया गया होगा तो उसमें ये चीज प्रॉब्लम आई होगी कि जब बहुत ह्यूज नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाते हैं तो हमारे पास एडिशन मुश्किल हो जाती है, तो हम कोई ऐसी मशीन डेवलप कर लें जो हमें विद इन अ सेकेंड एडिशन, एक्यूरेट एडिशन करके दे दे। तो मीन हमने एक मशीन डेवलप करने के लिए एक प्रॉब्लम बनाई, उसकी प्लानिंग शुरू कर दी। द स्टडी एंड एनालिसिस, अब स्टडी एंड एनालिसिस में क्या चीज आ जाएगा कि अब उस मशीन से रिलेटेड हमने स्टडी शुरू कर दी कि आया ये जो प्रॉब्लम हमारे माइंड में क्लिक हुआ है ये एक्चुअल में कहीं पहले एग्जिस्ट तो नहीं करता, या हम वैसे ही हवा में बात करें, हम उस कंपोनेंट, उस प्रॉब्लम के बारे में, उसके सोल्यूशन के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं कि अगर हम ये डेवलप करेंगे तो क्या क्या इसके सोल्यूशंस होने चाहिए, इसकी क्या क्या, वो उसको एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देन हम उसको डेफिनेशन देते हैं उसकी कि हाँ हम अब एक ऐसी मशीन डिजाइन करेंगे कि जो मीन हमने एनालिसिस कर दिया कि हम अब एक ऐसा डिटेल प्रोसीजर बना सकते हैं कि हम लोग उसमें एडिशन का भी प्रोसेस होना चाहिए, उसमें मल्टीप्लिकेशन का भी होना चाहिए, उसमें डिवीजन का भी होना चाहिए, उसमें कॉस थीटा, साइन थीटा एंड अलजेब्रिक जो भी नोटेशंस आपकी आती हैं, जो भी ऑपरेशंस आते हैं, वो सारे परफॉर्म होने चाहिए। अब बात आ जाती है, ये चीज हमारा एनालिसिस हो गया, सिस्टम के लिए हमने एक डॉक्यूमेंटेशन बना दी सारी। अब बात आ जाती है सिस्टम डिजाइन की। अब सिस्टम डिजाइन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉड्यूल, इंटरफेसेस एंड डाटा फॉर अ सिस्टम टू सेटिस्फाई स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, कि जब आप प्रोसेस करते हैं, जब आप डिफाइन करते हैं उसका आर्किटेक्चर, लाइक उसकी शेप कैसे होगी, ठीक है, कि वो लाइक उसका आर्किटेक्चर, जैसे हम घर बनाने जाते हैं तो हम घर की प्लानिंग पहले करते हैं ना, प्लानिंग हो रही होती है घर की कि लाइक हमने घर बनाना है, हमें रिक्वायरमेंट आती है, हमारे पास प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास घर नहीं है, ठीक है, हमें वो घर बनाना चाहिए। घर बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जमीन होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए, ताकि हम चीजें परचेज कर सकें। तो जब हम लोग चीजों के लिए उस लेवल तक आ जाते हैं, हम एक एनालिसिस कर देते हैं कि हाँ हम अब इतनी हमारी अमाउंट है, हमारे पास इतनी लिमिटेशंस हैं, हम घर इजीली बना सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि हम फिर अपनी लाइक अपनी जो भी हमारी लिमिटेशंस हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू घर, तो होम हम कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हम कितने एक कनाल पे बना सकते हैं, या 5 मरले पे बना सकते हैं, या 10 मरले पे बना सकते हैं, जो भी हमारी अपनी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, हम अपनी फाइनेंस को देखते हुए घर बनाते हैं। जब हमारा वो सारा एनालिसिस हो जाता है कि हम लाइक एक आर्किट हम लोग कर सकते हैं कि हम घर एक अच्छा बना सकते हैं, हमारे पास इतना फाइनेंस पड़ा हुआ है, फिर हम एक आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, हम एक घर का डिजाइन बनवाते हैं। तो वो क्या चीज होती है, डिजाइन होता है कि आर्किटेक्चर एक्चुअल में हमारा जो घर है, हमारा जो मॉडल हम डिजाइन करने जा रहे हैं वो दिखेगा कैसे, ठीक है, उसके क्या कंपोनेंट्स होंगे। ऑब्वियसली घर बनाने के लिए जस्ट सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस किया जाता है, वो क्या मॉड्यूल होगा, उसका इंटरफेस क्या होगा, लाइक उसकी एग्जिट कैसी होगी, एंट्रेंस कैसी होगी, लाइक बाहर से दिखने में कैसा होगा, अंदर से उसके रूम्स कितने होंगे। इसी तरह कैलकुलेटर का डिजाइन किया तो उसका इंटरफेस कैसा होगा, उसका जो ऑब्वियसली आप एक हैंड हेल्ड डिवाइस बनाएंगे तो आपको देखना चाहिए कि उसकी जो आउटपुट स्क्रीन है वो कितनी होनी चाहिए, उसका जो की इनपुट स्क्रीन है जैसे कीपैड है तो वो कितनी स्पेस लेगा, वो कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी क्या की जाती है, डिजाइन की जाती हैं। एंड डेटा फॉर अ सिस्टम टू सेटिस्फाई स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, और उसका डाटा क्या होगा कि अब उसमें हमने क्या ऐसी इनपुट, जैसे कैलकुलेटर है तो हम उसके लिए डाटा रखते हैं, रैंडम डाटा उसको कैलकुलेशन दे दे के हम फिर उसको देखते हैं कि हमारा सिस्टम एक्चुअल में जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली एक्यूरेट आंसर कर भी रहा है कि ना। जैसे घर की एग्जाम्पल मैंने दी तो हमने कहा कि अगर मैं घर बना रही थी तो जैसा मैं चाह रही थी, एट द एंड मैं ये चीज़ उसको कंपेयर करती हूँ कि जैसा मैं चाह रही थी वो वैसा ही घर बना के दिया मुझे आर्किटेक्टर ने, या जैसे मैंने मैप बनवाया घर का आर्किटेक्चर से तो उसने वैसा ही मैप बनाया, और जब मैंने कंस्ट्रक्टर को दिया तो क्या कंस्ट्रक्टर ने वैसा ही उसको अकॉर्डिंग टू मैप फॉलो किया मेरे सारे आइडियाज को, या इस तरह। ये सारी चीजें सिस्टम डिजाइन में देखी जाती हैं कि जब आप उसका एक मॉडल बनाने जाते हैं।
अब बात आ जाती है कि सिस्टम एनालिसिस और सिस्टम डिज़ाइन दोनों के लिए हमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो installing a system without proper planning lead to great user dissatisfaction and frequently causes the system to fall into disuse। अब देखें कि अगर आप जब एक प्रॉपर डिज़ाइन या प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू आप नहीं जाते, सिस्टम को प्लानिंग के थ्रू नहीं जाते, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या हो जाता है कि आपका सिस्टम जो होता है वो फेल हो जाता है। ठीक है, वो यूज़ नहीं करते आपके यूज़र्स जो होते हैं, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है तो वो बहुत कम फ्रीक्वेंट यूज़ आ जाता है, उसमें बहुत से काजेज आ जाते हैं अगर आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, प्रॉपर उसकी इंस्टॉलेशन नहीं करते। लेंड स्ट्रक्चर टू द एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कि जब आप किसी जब उसका देन आप जब हमने प्रॉपर प्लानिंग कर दी, देन अगर आप उसका स्ट्रक्चर का एनालिसिस नहीं करते, आपके पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपने सिस्टम को डिज़ाइन करना है, तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे कि मैं बैठ गई हूँ, मैंने कोई सिस्टम डिज़ाइन करना है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, मेरे पास यही नहीं पता मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास एडिशन का प्रॉब्लम आ रहा है, सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, किस चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं सिस्टम एक डिज़ाइन कैसे कर सकती हूँ? आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नथिंग अबाउट द डिज़ाइन। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ भी डिज़ाइन नहीं करूँगी। अगर मैं कुछ डिज़ाइन भी कर दूँगी तो वो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर डिज़ाइन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास जो प्रॉब्लम राइज हुआ है एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है भी कि नहीं, या वो फिर सिर्फ हमारे माइंड गेम है। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी देखी जाती हैं। अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस systematically undertaken to improve a business through the use of computerized information system। कि एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे आपने पहले प्रॉब्लम डिफाइन किया, फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड स्टडी किया, फिर एनालिसिस किया, फिर आपने अपने पास एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार की, देन फिर आपने उसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आए, फिर आपने उसके डिज़ाइन को देखा कि आपका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर आपने उसको टेस्ट किया। तो ये एक सिस्टमेटिकली अंडरटेकन प्रोसेस होता है। और फिर क्या होता है कि आप ये आपका सिर्फ वहीं पे स्टॉप नहीं हो जाता, आप ये करते हैं कि आपने एक मॉडल बना दिया। जैसे आपने एक स्टार्ट में अगर कैलकुलेटर बना होगा तो वो ऑब्वियसली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का हुआ होगा, फिर उसको अपडेट किया गया, अलजेब्रिक नोटेशंस आ गई, साइन थीटा आ गया, अब आपके पास इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये चीजें भी कैलकुलेटर फाइंड करके दे रहा होता है, लिमिट्स लगा देते हैं आप। तो ये चीजें साथ साथ वो आप उस चीज को क्या कर रहे होते हैं, इंप्रूव कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ आपने एक प्रॉब्लम को डिफाइन किया होता है। तो फिर आप फर्दर उसमें मजीद आप देखते हैं कि अगर इसका ये प्रॉब्लम भी है तो ये भी इसके थ्रू सॉल्व हो जाए, ये प्रॉब्लम है तो ये भी इसके थ्रू सॉल्व हो जाए। तो आप मीन उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। की वही बात है कि आपके पास जो सिस्टम आपने कंप्यूटराइज, इधर एक आपको वर्ड यूज किया कि जो एक प्रॉपर आपने इंफॉर्मेशन ली हुई है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप उसको क्या कर रहे थे, इन्हांस कर रहे थे, उसको इम्प्रूव कर रहे थे। जैसे आप एक मोबाइल की एग्जांपल ले लें कि आपके मोबाइल जो पहले आए थे, अब के मोबाइल, अब नेक्स्ट आने वाले मोबाइल में, इनमें बहुत डिफरेंस और बहुत इंप्रूवमेंट और बहुत अपडेशन आ जाती है। तो ये सारी चीजें, अब ये नहीं है कि पहला मोबाइल बनाया गया और उसकी जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी उसको साइड पे कर दिया, नहीं, उसी इंफॉर्मेशन को जो कंप्यूटराइज्ड आपने इंफॉर्मेशन रखी अपने पास, जो आपने एक सिस्टमेटिक वे में इंफॉर्मेशन अपने पास रखी, अब उसी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअल में दोबारा री इम्प्रूव कर रहे होते हैं। ठीक है, उसको बार बार इम्प्रूव कर रहे होते हैं और एक नई डिजाइन, नई मोटिवेशन, नए अपडेशन के साथ आप उसको मार्केट में लेके आ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात आ जाती है कि सिस्टम डेवलपमेंट साइकिल क्या चीज़ है, कि सिस्टम एक जब आप डेवलप करने जा रहे होते हैं तो उसका ऑब्वियसली साइकिल होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि इंसान इंसान के बिना आप एक फ्रॉग की एग्जांपल ले लें, तो वो भी उसका भी एक साइकिल होता है। फ्रॉग पहले एग्स देती है, फिर उन एग्स में से बच्चे निकलते हैं और फिर उन बच्चों की एक शेप बनती है, लाइक फिर उनके पता नहीं, जस्ट ये बायो में पढ़ते होते थे, मुझे इतना याद नहीं है। तो वो एक प्रॉपर उसका फ्रॉग लाइफ साइकिल होता है। इसी तरह जब आप एक सिस्टम डिजाइन करने जाते हैं तो सिस्टम का भी एक प्रॉपर लाइफ साइकिल है, कि वो लाइफ साइकिल क्या है कि इसमें 7 स्टेप्स होते हैं जो इंक्लूडेड। टिपिकली द एसडीएलसी है 7 स्टेप इन द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, के इसमें 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आपकी स्लाइड में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, इन द रिपीट हुआ हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट वन जो आपका आता है, लाइक फर्स्ट स्टेप जो है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। आपको पहले अपनी प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स, आपका प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स इन अ सेंस कि अगर आप इस प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं तो ये क्या आपको बेनिफिट्स देगी, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, इसके क्या एम्स हैं, क्यों हम लेके चल रहे हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है,
लिटरेचर आप देखेंगे कि बैक एंड पे हिस्ट्री इसकी क्या है, तो जस्ट दैट्स वाई हम इस प्रॉब्लम को लेके आए। तो इस प्रॉब्लम से हमें क्या मीन आप कह सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा इस प्रॉब्लम का, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह क्या है, ऑब्जेक्टिव, इससे गोल्स क्या हमें रिटर्न होंगे। ठीक है, स्टेप 2 में आपके पास होना चाहिए था टू डिटरमाइन ह्यूमन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। जैसे कि आपके पास ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए कि आज तक दुनिया में जो भी चीज़ बनाई जाती है तो वो आपके ह्यूमन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही बनाई जाती है। कैलकुलेटर है तो आप इसको कह सकते हैं कि 9th-10th का जो स्टूडेंट है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट हो सकती है कैलकुलेटर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप डेवलप कर रहे हैं वो एक्चुअल में हमारे कितनी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है भी, या हम वैसे ही डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ देखनी होती है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप आपका क्या होता है, आप उसको एनालाइजिंग सिस्टम नीड्स, कि अब हमारे पास जो हमने चीज़ डिज़ाइन की है इसमें हमें सिस्टम के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। ठीक है, हमारा एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, प्रॉपर एक प्रोसीजर होना चाहिए। डिजाइनिंग द रिकमेंडेड सिस्टम, अब वो जो आपने एनालिसिस कर दिया कि आपके सिस्टम में ये चीज़ें होनी चाहिए, आपका सिस्टम यूँ फॉर्मुलेट कर दिया, आपने कुछ प्रोसीजर फॉर्मुलेट कर दिए, कुछ स्टेप्स आपने प्रॉब्लम के सॉल्विंग स्टेप्स आपने फॉर्मुलेट कर दिए, देन आप उसकी डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाते हैं कि अब आपने रिकमेंडेड डिज़ाइनिंग क्या होनी चाहिए, हमारा जो हम डेवलप करने जा रहे हैं कैलकुलेटर आया उसकी शेप कैसी होनी चाहिए। ठीक है, देन जब आप सब ये शेप पे डिफाइन कर देते हैं तो देन आप किसकी तरफ जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। नाउ द लास्ट स्टेप इज दैट कि आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उसको फिर इवेल्युएट करते हैं। जैसे हमें घर की जरूरत हुई, हमने आइडेंटिफाई किया अपना प्रॉब्लम कि हमें घर की जरूरत क्यों है, हम घर बनाएंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, हमारे क्या क्या चीजें, हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है जिसकी बेस पर हम एक घर बनाना चाह रहे हैं, क्या हमारी ये रिक्वायरमेंट है भी, ये जस्ट हमारे जो मेरे जो बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी ये रिक्वायरमेंट है भी, या जस्ट मेरे माइंड की गेम है। ठीक है, देन फिर मैं एनालिसिस करूंगी कि मेरे घर की तो मुझे आ गया प्रॉब्लम कि मेरे पास घर होना चाहिए अब अपना, तो अब मैं उसको एनालिसिस करूंगी कि क्या मेरे पास इतना फाइनेंस है कि मैं घर बना सकती हूँ। जब मेरे पास फाइनेंस, मैंने एनालिसिस कर दिया कि हाँ मेरा इतना मेरे पास फाइनेंस है, मैं 5 मरले का घर एटलीस्ट बना सकती हूँ, 3 रूम्स होने चाहिए पर, देन मैं उसके डिजाइन की तरफ आ जाऊंगी, मैं किसी आर्किटेक्चर से कंसल्ट करूंगी, फिर वो आर्किटेक्चर मुझे उसका एक आर्किटेक्चर बना के देगा कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है कि मेरा घर कैसा होना चाहिए। मैं उसको वो सारे कंपोनेंट्स, वो सारी अपनी माइंड की थॉट्स, वो सारी विजुअलाइजेशन उसको बताऊंगी और वो मुझे वो डिजाइन करके दे देगा। देन वो क्या करेगा, जब डिजाइन भी प्रॉपर मैं उसको एक वर्चुअली देखूंगी तो मैं कहूंगी हाँ ये तो बड़ा फिट लग रहा है। फिर अब मैं उसको क्या करूंगी, एक कंस्ट्रक्टर के पास जाऊंगी और उसको एक इम्प्लीमेंटेशन में दूंगी। जब वो घर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली उसको टेस्ट करने के लिए क्या होगा कि मैं दोबारा आके चेक करूंगी कि हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग, लाइट्स, एसीज चला के देखूंगी, घर को देखूंगी, और मेरे उस घर में मैं रहना शुरू करूंगी तो वो उसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी कि मेरा घर प्रॉपर है। एक प्रॉपर मैं उसमें सारी हर ईच एंड एवरीथिंग उसको चेक करूंगी, वॉशरूम्स चेक करूंगी, टाइल्स देखूंगी, सारी चीज परफेक्टली डिफाइन है, सारी चीज परफेक्टली उसमें इम्प्लीमेंट हुई हुई है, लगी हुई है, तो देन मैं उसमें जाके रहना शुरू करूंगी। कोई भी चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है तो फिर मैं आर्किटेक्चर को दोबारा कंसल्ट करूंगी कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है घर में, इसको दोबारा ठीक करो। तो ये चीज होती है कि फिर आपके सिस्टम की टेस्टिंग शुरू हो जाती है कि आप उसको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये आ गया फोर्थ स्टेप्स, और ये सारे मैंने उसी में कर दिए हैं कि डिज़ाइन आपने डिज़ाइन किया, फिर अब डेवलपिंग साइड पे आ जाएगी, क्योंकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि मैंने कहा ना कि मैं आर्किटेक्चर के पास जाऊंगी तो वो एक डॉक्यूमेंट पूरा एक मुझे लेआउट देगा, उसका प्रॉपर पेज पे देगा कि हाँ आपका ये घर है, इसमें इतने वॉशरूम्स है, इतने आपने बेडरूम्स कहा था, ये किचन कहा था, ये आपने डाइनिंग एरिया है, आपका ये टीवी लॉन्च है, ये आपकी बाहर कार पोर्च है, तो ये सारी चीज़ें। देन उसकी वो टेस्टिंग हम लोग अपने वो सिस्टम में डाल के, टेस्टिंग इन अ सेंस कि वो देखेगा कि जो आपके पास आया, जो आपके पास स्पेस है जहाँ पे आप उसको बिल्टअप करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अगर सिस्टम की टेस्टिंग की बात की जाए तो हम डिफरेंट डाटा उसमें इंसर्ट करके उसकी आउटपुट को देखते हुए, डिफरेंट डाटा उसमें जब हम लोग इनपुट देंगे और फिर उसके आउटपुट पे हम उसको टेस्ट कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि हाँ ये देखेंगे हम कि हाँ जो आपके पास स्पेस है उसमें जो आप घर चाह रहे हैं वो बन जाएगा, इजिली बन जाता है, तो देन आप उसको इम्प्लीमेंट शुरू कर देते हैं, कंस्ट्रक्ट शुरू कर देते हैं। अब बात आ जाती है हमारे पास आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम,
अपॉर्चुनिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब देखें कि हमारे पास प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज और ऑब्जेक्टिव्स को हम डिफाइन करेंगे तो एक्टिविटी सबसे पहले क्या है कि इंटरव्यूइंग यूजर मैनेजमेंट, समराइजिंग द नॉलेज ऑब्टेन्ड, एस्टिमेटिंग द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंटिंग द रिजल्ट। अब देखिए कि आपके पास जब प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आप सबसे पहले उसके प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में आप डिफरेंट यूजर्स से इंटरव्यू कर रहे होते हैं कि लाइक आपको आप देखते हैं कि आप एक चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चनियर के थ्रू आप इंटरव्यू कर सकते हैं। आप जस्ट अपनी स्टडी के मुताबिक उसको देख सकते हैं कि पीछे यूजर्स की क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। देन आप उन तमाम नॉलेज जो आपने क्वेश्चनियर एक बनाया, यूजर से इंटरेक्ट किया, इंटरव्यू किया, क्वेश्चंस किए डिफरेंट, उसमें जो आपको आंसर्स पड़े तो उन सब नॉलेज को आपने क्या किया, समराइज किया। देन फिर आपने उस प्रोजेक्ट का स्कोप निकाला कि आया आपने 10 लोगों को किया इंटरव्यू और उसमें से 2 लोगों ने प्रॉब्लम बताए तो इट्स नॉट इनफ फॉर दिस कि आप एक 2 लोगों के लिए ये सिस्टम बनाना शुरू कर दें। तो आप ये देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों की ये रिक्वायरमेंट है तो फिर आप उसको स्कोप, उसका प्रोजेक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका प्रोजेक्ट का स्कोप निकालते हैं कि क्या आया ये वाकई ज़रूरत है या नहीं। फिर आप उसके रिजल्ट की तरफ, डॉक्यूमेंटिंग की तरफ आते हैं कि लाइक अब वो सारा प्रॉपर प्रोसीजर के साथ हम उसके डॉक्यूमेंटेशन को शुरू करेंगे कि सिस्टम और ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट है, प्रॉब्लम हमने बता दिया है, रिक्वायरमेंट है, ये हमें पता चल गया है, तो देन हम अब उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। आउटपुट क्या होती है कि आउटपुट में आपने देखना होता है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करनी होती है कंटेनिंग प्रॉब्लम्स, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, समरीज फ्रॉम विच मैनेजमेंट कैन मेक अ डिसीजन ऑन वेदर टू प्रोसीड विद द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। अब देखिए कि अगर आप फाइनल ईयर में जब आप जाएंगे तो आपने देखा होगा कि आप एक प्रपोजल देते हैं, आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर देते हैं तो आप उसमें एक प्रपोजल रिपोर्ट जनरेट करते हैं। उसमें आपने प्रपोजल रिपोर्ट अगर आप देखें तो आपने उसमें सारा एक इंट्रोडक्शन होता है, फिर लिटरेचर रिव्यू होता है कि आपके सारे बैकएंड पे क्या काम हुआ है, देन आप फिर प्रपोज देते हैं कि ये प्रॉब्लम है तुम्हारे बैकएंड में जितनी भी काम हुआ है तो उसमें अभी तक स्टिल ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है या हमारे जितने भी सिस्टम है वो पहले वो फेल हो चुके हैं इस प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए, तो हम अब इसको प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। हम इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक थ्योरी पेश करते हैं, एक प्रपोज मॉडल पेश करते हैं या प्रपोज स्कीम आप कहते हैं, प्रोसीजर पेश करते हैं कि हम इस मॉडल को इस वे में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ताकि हमारे ये जो फॉल्स आ रहे हैं प्रीवियस लिटरेचर में तो वो हमारे फॉल्स क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। तो ये सारी चीजें फिर आप उस पे अब फिर उसमें ये देखा जाता है, आउटपुट ये होती है कि जब आप वो दे देते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स बता देते हैं, उसके स्कोप बता देते हैं, उसकी सारी प्रोसीजर बता देते हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि कौन सी मैनेजमेंट फिर उस रिपोर्ट को उस पर डिसीजन लेती है, मैनेजमेंट उस रिपोर्ट पर डिसीजन लेती है फर्दर आपको उस प्रोजेक्ट को क्या करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, आगे फर्दर उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो ये भी होता है कि समटाइम आप एक प्रॉब्लम लेके चल रहे होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आपको लाइक अपनी प्रॉब्लम को सपोर्ट करना होता है, डिफेंड करना होता है और आफ्टर डिफेंड आपकी प्रॉब्लम को क्या करती है, जो अथॉरिटीज बैठी होती हैं वो अप्रूव करती हैं कि हाँ अब आप इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट की तरफ जा सकते हैं। यू हैव द इनफ नॉलेज टू इम्प्लीमेंट दिस प्रॉब्लम, टू प्रपोज दिस प्रॉब्लम। ओके, अब बात आ जाती है डिटर्मिनिंग ह्यूमन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट के। यहाँ पर जब आप ह्यूमन की रिक्वायरमेंट आप डिटर्मिन करने पर पड़ते हैं तो उसकी एक्टिविटीज़ क्या चीज़ें होती हैं। उसकी एक्टिविटी ये होती है कि सबसे पहले या तो आप इंटरव्यू कर सकते हैं या आप कोई सैंपल टेस्टिंग करते हैं, डाटा को इन्वेस्टिगेट करते हैं, कुछ क्वेश्चनियर्स आप बना सकते हैं। ये डिफरेंट वेज होते हैं। प्रोटोटाइपिंग है, ऑब्जर्विंग द डिसीजन मेकर बिहेवियर एनवायरनमेंट। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो आपके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, लिटरेचर को पढ़ के आप कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कि हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई ऑफ द करंट सिस्टम। तो आप किसी करंट सिस्टम पे काम करें तो आपको एकदम से कोई प्रॉब्लम क्लिक करता है तो आप उसके बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं कि आया क्यों, कैसे, आप ये प्रॉब्लम देखना शुरू कर देते हैं उस सिस्टम में और बार बार आपको वो प्रॉब्लम आती है तो आप फिर कहते हैं कि मैं बाकियों से पूछता हूँ। फिर आप उसका लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देते हैं, हिस्ट्री में बैक एंड पे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप साथ में जब आप एक ह्यूमन की रिक्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है तो आपकी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि आपका ये सिस्टम है तो इसमें अब जो मैंने प्रॉब्लम देखा है तो क्या ये प्रॉब्लम बाकी सारों का, ये मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करी, मैं एक सिस्टम पे काम करी तो एकदम से मेरे माइंड में वो प्रॉब्लम क्लिक किया, 2-3 दफ़ा से मेरे हाथ से गुजरा तो मैंने कहा मैं तो देखती हूँ कि बाकी लोगों को भी ये प्रॉब्लम आता है। फिर मैं उससे रिलेटेड उनको शायद इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करना शुरू कर दूँ या बाकी सबके सिस्टम में जाके चेक करना शुरू कर दूँ या फिर मैं कोई क्वेश्चनियर बना दूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे बना दूँ कि मेरे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मुझे पता चल जाए कि हाँ ये इनकी भी रिक्वायरमेंट है, जस्ट मेरी ही रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसकी आउटपुट ये होती है कि उसमें आप ये होता है कि आप एक एनालिसिस कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड हाउ यूजर
accomplish their work when interacting with the computer and begin to know how to make the new system more useful and usable. The analyst should also know the business function and how have complete information on the people, goals, data and procedure involved. वही बात आ जाती है कि ऑब्वियसली जब आप अपनी रिक्वायरमेंट गैदर कर दी, लोगों की रिक्वायरमेंट देख ली, तो उसकी आउटपुट यही होगी कि आप एक एनालिसिस के तौर पर आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड की कि ये सिर्फ मेरी ही रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर कंपनी में बैठे हुए 100 में से 90 लोगों की यही प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये चीज़ अब आप इस सिस्टम को मज़ीद यूज़फुल कैसे बनाएँगे, ये आप एक प्रॉब्लम फिर पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट स्टेप में आ जाती हैं। तो इसमें आप फिर ये चीज़ करते हैं कि आप फिर उसमें ये देखते हैं कि आपके पास लोगों की रिक्वायरमेंट, आपके पास गोल्स और उसका डाटा सारा आपके पास आ जाता है। देन आप उस क्या करते हैं कि एनालाइजिंग सिस्टम नीड्स, फिर आप उस सिस्टम की नीड्स को एनालिसिस करते हैं। क्रिएट डाटा फ्लो डायग्राम, आपने डाटा फ्लो डायग्राम बनाई, कंप्लीट द डाटा डिक्शनरी एनालिसिस, द स्ट्रक्चर डिजाइन मेड, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द सिस्टम प्रपोजल। वही बात है कि फिर आप उसके बाद क्या चाहते हैं कि अब आपके पास एक सिस्टम ऑलरेडी है, काम हो रहा है उसमें, मगर उसका एक प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसका एक फ्लो बनाएंगे कि इस सिस्टम का ये ऐसे काम करता है और इसमें अगर ये चीज़ की जाए तो इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो फिर एक एनालिसिस बना रहे होते हैं और उस प्रॉब्लम को हमने ऐसे सॉल्व किया। तो वो एक वो डाटा फ्लो डायग्राम होती है पूरी, एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं आप, या फिर आप यूँ कहते हैं कि एक प्रोसीजर, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख रहे होते हैं। तो उसकी आउटपुट यही होती है कि आपके पास आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, इफ एनीथिंग, अगर कोई भी चीज़ उसमें जाती है तो शुड बी डन। तो उसकी ये इससे रिलेटेड कोई भी काम आता है तो हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बल्कि उसको उसे सॉल्व करना चाहिए। तो वो चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। फिर डिज़ाइनिंग की बात आती है, तो डिज़ाइनिंग की एक्टिविटीज़ ये होती हैं कि आप सबसे पहले जो डाटा एंट्री प्रोसीजर होता है, जैसे आपने अगर सिस्टम में कोई नया फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आप उसके लिए फिर क्या करते हैं कि कोई डाटा रखते हैं कि किस डाटा पे इस सिस्टम को मैं ट्रेन करूँगा। लाइक मैंने कौन-सा डाटा एंटर करना है, तो मैं वो प्रोसीजर क्या होना चाहिए डाटा एंट्री का। देन फिर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफ़ेस, ऑब्वियसली पहले से सिस्टम है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका वही इंटरफ़ेस रहना चाहिए या इसका इंटरफ़ेस भी अपडेट कर दूँ। फिर ये सारी चीज़ें आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपनी देखते हैं, सिस्टम कंट्रोल्स देखते हैं। ऑब्वियसली आप एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस सिस्टम में सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने के कंट्रोल्स क्या होने चाहिए, पूरा एक प्रोसीजर फॉर्मुलेट होना चाहिए। फाइल्स डेटाबेस उसकी देख जाते हैं, बैकअप देखते हैं, बैकअप प्रोसीजर कहाँ पर रखना है उस सिस्टम का, कहाँ पर है ये जो हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, वापस इसमें जो एक एनहांस कर रहे हैं, तो इसमें जो वो एनहांस वेरिएंट है तो उसका बैकअप भी उसी सिस्टम के साथ रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन में देख रहे होते हैं। तो आउटपुट इसकी यही होती है कि आपने मॉडल देखना होता है कि मॉडल ऑफ द एक्चुअल सिस्टम। तो आपका एट द एंड ये सारी चीज़ें जब डिफाइन कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, उस सिस्टम का एक एक्चुअल मॉडल जनरेट हो जाता है कि ये आपके सिस्टम का मॉडल है। फिर आ जाती है हमारे पास डेवलपिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग सॉफ्टवेयर। अब डेवलपिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप सबसे पहले इसकी एक्टिविटीज़ ये होती हैं, क्या-क्या काम आप इसमें परफॉर्म करते हैं। सिस्टम एनालिसिस वर्क विद प्रोग्रामर्स टू डेवलप एनी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के सिस्टम एनालिसिस जो होते हैं वो फिर प्रोग्रामर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अगर वो खुद प्रोग्रामर नहीं है तो, ताकि एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सकते हैं। वर्क विद यूजर टू डेवलप इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन, फिर वो यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं कि एक इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन को क्या कर सकें, उस पे काम कर सकें और डेवलप कर सकें। लाइक वो डॉक्यूमेंटेशन जो आपके पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम को, हर चीज़ को डिफाइन करे। प्रोग्रामर डिज़ाइन, फिर वो प्रोग्रामर जो होते हैं तो वो कोड बनाते हैं, सिंटैटिकल एरर्स को रिमूव करते हैं, मीन कि वो कोड जब जनरेट करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें जो सिंटैक्स एरर्स आते हैं या जो भी आप कोड जनरेट, आपका फर्स्ट टाइम में ही सारा कोड एकदम से परफेक्ट जनरेट नहीं हो जाता, उसमें बहुत से एरर्स आते हैं, फिर उन एरर्स को रिमूव किया जाता है। आपकी हर एक लैंग्वेज की आगे लिमिटेशंस होती हैं, वो चीज़ें सारी देखी जाती हैं। फिर डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं कि आपकी फाइल प्रोसीजरल मैनुअल में आपको प्रोसीजर को दिखाते हैं, या आप वेबसाइट्स का कर लें विद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चंस पूछ के आप उनको रिमूव कर सकते हैं एरर्स को। या फिर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बार-बार देखते हैं कि भाई मैं इस तरह काम करना चाह रहा था और ये इस तरह हो रहा है इधर, तो इसके लिए मुझे क्या प्रोसीजर लाइक मैंने जो चीज़ सोची थी तो वो मुझे सॉफ्टवेयर इसमें लिमिटेशंस दे रहा है जिसमें मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो मैं इसका क्या वे आउट निकाल सकता हूँ। तो इस तरह की सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आउटपुट इसमें यही होता है कि या तो कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम निकल आता है और सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन बन जाती है। कि कंप्यूटर का एक एडिशन का प्रोग्राम बनाया तो आपने उसमें कहा कि साथ में मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए, डिवीजन भी आ जाए। तो फिर उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन भी आपने बना दी कि ये प्रोग्राम मैंने क्यों डेवलप किया, कैसे बनाया, इसकी कोडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप डॉक्यूमेंटेशन में साथ रखते हैं।
टेस्टिंग की बात आई तो जैसे ही आपने एक्टिविटीज में टेस्ट करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को जो आपने बताया है, सिस्टम की मेंटेनेंस को देख लेते हैं, मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं। टेस्टिंग में ये होता है कि अब जैसे आपने एडिशन दी तो आपने बहुत डिफरेंट टाइप की फिगर्स को डाल के तो आपने उनकी कैलकुलेशन चेक की कि आपका जो फार्मूला है वो सही काम कर भी रहा है कि नहीं। अगर वो 2+2 4 ही दे रहा है तो ऑब्वियसली आप उसको जितनी भी बड़ी रकम देंगे तो वो लाइक सॉरी रकम की बात करिए, जितना भी बड़ा डाटा या डिजिट्स देंगे तो उनकी एडिशन एग्जैक्ट ही करके देगा। तो इसी तरह मीन उसमें आपकी जो फिगर है, डिजिट आप इंटर करें तो उसकी डिजिट की लिमिटेशंस क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर आपको उसमें आप टेस्टिंग में देख रहे होते हैं। आउटपुट उसमें यही आती है कि अगर आपने लिमिटेशन 8 डिजिट की तक दी हुई है कि 8 टू 8 डिजिट को कम एडिशन देनी है तो 9 में फिर आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगा। मीन आपने ये चीज़ सिस्टम के साथ देखी नहीं है, मीन आप फिर उसको अपडेट पे आ जाते हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं, उसकी दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन में चेंज कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक प्रॉब्लम डेफिनेशन के साथ चल रही होती हैं और फिर जब आप ये सारी चीज़ें देख लेते हैं तो आप फिर क्या करते हैं कि समटाइम आपने जो प्रॉब्लम डिफाइन किया होता है वो जब आप एंड पे जाते हैं ना उसको इम्प्लीमेंट के प्रोसीजर पे जाते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थ्रू आउट चेंज हो जाती है कि आप उसको ऑब्वियसली आप उसको भी हर एक नज़रिए के मुताबिक देखना शुरू कर देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर देते हैं। तो फिर एंड पे ये होता है कि जो आपकी सारी आ जाता है तो फिर आप वो एक उसमें यूजर्स को ट्रेन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर आप उसमें एक स्मूथली उसको एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसको प्लान करते हैं और फिर देन रिव्यू देते हैं और इवेल्युएट करते हैं अपने सिस्टम को। और फिर जो ट्रेन पर्सनल्स होते हैं, आउटपुट ये होती है कि जो भी आपने डाटा ट्रेन किया होता है आपने वो ट्रेंड, आपके पास एक डाटा आउटपुट आ जाती है, आपके पास एक सिस्टम आ जाता है। देन आप उस सिस्टम को अपने सिस्टम, आपने जैसे कोई ऐप बनाई है या कुछ भी किया है तो आप उसको क्या करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं अपने सिस्टम के अंदर या फिर आप इंस्टॉल्ड मिलके मार्केट में उसको अब ये तो नहीं होता ना कि एक अपनी प्रॉब्लम सोची, सिस्टम बनाया और मार्केट में दे दिया। आप पहले उसको अपने पास, अपनी कंपनी के पास, अपने जो डेवलप करने वाले बंदे होते हैं उनके पास ट्रेन करते हैं, अपनी उस कंपनी को देते हैं कि इन बंदों को देते हैं कि ये यूज करें, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मोबाइल फोन अगर उन्होंने बनाया, वो जो प्रॉब्लम्स आए तो फिर वो उनको अपडेट करते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, देन फिर उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं मार्केट में। तो ये चीज़ें सारी होती हैं, मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद भी मोबाइल में बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। तो वो ये चीज़ें होती हैं सारी जो आप वक़्त के साथ-साथ अपडेट करते रहते हैं और आप फिर उसको देखते रहते हैं और ये सारी चीज़ें तभी अपडेट हो सकती हैं जब आपने स्टार्ट में एक प्रॉब्लम डिफाइन किया और उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ, उन साफ साफ स्टेप्स के साथ आप लोग चलें। द इम्पैक्ट ऑफ मेंटेनेंस के इम्पैक्ट क्या होते हैं, क्या फ़वाइद मेंटेनेंस इज़ परफॉर्म फॉर 2 रीज़न्स, 2 रीज़न्स की वजह से हम मेंटेनेंस परफॉर्म करते हैं। रिमूविंग सॉफ्टवेयर एरर्स, ऑब्वियसली आपका सॉफ्टवेयर है, आपके सॉफ्टवेयर में एरर्स आते जाएँगे, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें टाइम टू टाइम जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो उसमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। एनहांसिंग एक्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, तो फिर आप उस जो आपका एक्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहा होता है उसको रिमूव करने हैं, अपडेट करते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को आप क्या कर रहे होते हैं, एनहांस कर रहे होते हैं। देन आपके पास आ जाता है फिजिबिलिटी एनालिसिस। तो टेक्निकली फिजिबिलिटी जो होती है, कैन वी बिल्ट इट, क्या मतलब कि जो हम प्रॉब्लम बता रहे हैं, जो हम इसका सोल्यूशन, अब क्या हम फिजिबल हैं टेक्निकली, हम उसको देखते हैं कि हम क्या चीज़ इस चीज़ को, जैसे मोबाइल फोन है, अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी देखी जाती है फिर कि इकोनॉमिकली हमें ये लाइक हम मार्केट में देंगे तो इसकी क्या रेंज होनी चाहिए, मीन उसके कंपोनेंट्स ऐसे यूज करने चाहिए कि इकोनॉमिक हो वो, ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए कि हम मोबाइल बनाएं और एट द एंड वो इतना हाई लेवल का हो जाए कि मार्केट में 2 या 3 से ज़्यादा बंदे उसको परचेज़ ना कर सकें। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं, फिर ऑर्गेनाइज़ेशनल फिज़िबिलिटीज़ देखी जाती हैं, इफ वी बिल्ट इट, विल दे कम, कि अगर हम बिल्ड, अब जैसे हम किसी कंस्ट्रक्टर से बात करते हैं तो वो पहले अपनी देखता है, वो कहता है मैं आपको एनालिसिस करके बताऊँगा कितना खर्च आएगा। फिर हम उसको एक टारगेटेड वैल्यू बताते हैं और वो उस टारगेटेड वैल्यू में फिर काम करता है, तो अगर उसको वो फिज़िबल लगता है तो वो ले लेता है, वरना वो कुछ कहेगा कि अमाउंट इंक्रीज़ कर दें, ये करें, वो करें। तो वो अपनी एक फिज़िबिलिटी देख रहा होता है, फिर वो देखता है कि मैं इस बजट के अंदर ये चीज़ तैयार भी कर सकता हूँ कि नहीं, मैं बजट कम ले लूँ और चीज़ें मैं ज़्यादा लगा दूँ। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर देखना आ जाता है हमारे पास टेक्निकल फिज़िबिलिटी, कैन वी बिल्ड इट, के जो टेक्निकल फिज़िबिलिटी है उसमें क्या-क्या चीज़ें कि फ़ैमिलियरिटी विद एप्लीकेशन, कि हमें ऑब्वियसली जो कोई अगर एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं तो हमें उसके साथ फ़ैमिलियर होना पड़ता है। लेस फ़ैमिलियरिटी मोर रिस्क, कि हमारे पास अगर हम उससे लेस फ़ैमिलियर हैं तो हमारे पास रिस्क उससे बहुत ज़्यादा आएँगे। फ़ैमिलियरिटी विद टेक्नोलॉजी, लेस फ़ैमिलियरिटी जनरेट मोर रिस्क। वही बात है कि आप जितने ज़्यादा फ़ैमिलियर होंगे अपनी टेक्नोलॉजी से, जितना ज़्यादा आपको अपने सिस्टम के अंदर आपको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप कम फ़ैमिलियर हैं अपने सिस्टम से, मेबी आपकी कम फ़ैमिलियरिटी ये है कि आप कम फ़ैमिलियर हैं अपने सिस्टम से और आपको वो प्रॉब्लम एक नज़र आ गया और आपने उसमें सारा काम कर दिया और एट द एंड आपको पता चले कि भाई मैं तो इससे फ़ैमिलियर नहीं, तो ये तो प्रॉब्लम ऑलरेडी इसमें सॉल्व्ड है।
तो ये चीज़ हो जाती है। तो आप अपने सिस्टम, अपने प्रोजेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर होना पड़ता है आपको, उसकी ईच एंड एवरीथिंग का आपको पता होना चाहिए। तो लार्ज प्रोजेक्ट, जब आप बहुत ज़्यादा बड़ा कोई प्रोजेक्ट लेंगे तो ऑब्वियसली उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग फिर माइनर प्रोजेक्ट्स लेके तो उसके इस तरह स्टार्टअप लेते हैं। कंपैटिबिलिटी देखी जाती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका हार्डवेयर, उसके सिस्टम, उसकी एप्लीकेशंस, उसका ह्यूमंस के साथ, तमाम के साथ आपकी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसके साथ, तमाम के साथ क्या कंपेटेबिलिटी, अगर वो चीज़ आप नहीं इंटीग्रेट कर सकते तो आपके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारी टेक्निकली आपने देखनी होती है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी ये होती है कि डेवलपमेंट कास्ट आपने देखनी है, एनुअल ऑपरेटिंग कास्ट देखनी है कि अगर मैं इस पे इसको डेवलप करता हूँ तो कितनी कास्ट आएगी, ईयरली इस पे कितनी कास्ट आएगी, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कॉस्ट इसमें से रेवेन्यू या सेविंग कितनी निकल रही है, तो इंटेंजिबल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स क्या होने चाहिए, क्या हैं इसके। तो ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिकली जो स्टडी कर रहे होते, देख रहे होते, वो चीज़ें देखनी है। ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी क्या होगी कि इसमें प्रोजेक्ट्स को हमने देखना है कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, सीनियर मैनेजमेंट हमारी कितनी सपोर्टिव है, यूजर्स हमारे पास कहाँ से आएंगे, अदर स्टॉक होल्डर्स, हमें अगर इसके लिए फाइनेंस चाहिए तो हमारे पास कहाँ से आएंगे, कहाँ पे होने, कौन से हम लेंगे स्टॉक होल्डर्स। ऑब्वियसली हम एक प्रोजेक्ट नया इंट्रोड्यूस करवाने चाह रहे हैं तो जो हमारे ऑलरेडी स्टॉक होल्डर्स हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इज द प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली अलाइंड विद द बिजनेस, कि क्या ये प्रोजेक्ट जो हमें बिजनेस में एक प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो क्या ये हमारे बिजनेस को इसका कोई बेनिफिट भी है, या ये हमारे बिजनेस के रिलेटेड ही है, या बिल्कुल ही आउट ऑफ हमारे बिजनेस जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को एक सिस्टम को जब डेवलप करने जाते हैं, सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में देखते हैं, ये 5 स्टेप जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का लाइफ साइकिल है। तो ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, रिपीट की जाती हैं बार-बार, और एक प्रोजेक्ट को, एक अच्छे प्रोजेक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने से पहले हम इन तमाम फेजेस से उसको क्या गुजारते हैं, प्रोजेक्ट से इस फेजेस से गुजारते हैं। फिर हमने बाकी जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो भी देखनी होती हैं, वो सारी भी हमने डिस्कस की। तो ये आपके लाइफ साइकिल, सिस्टम को भी देखें डेवलप करने के लिए आपके पास लाइफ साइकिल है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और यहाँ पर मैं इसको वाइंड अप करूँगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।